कि 4 बल्ब होती हैं, 2 रिप्रोडक्टिव बल्ब होती हैं और 2 कैसी होती है हमारी एसेसरी बल्ब होती है। रिप्रोडक्टिव बल्ब में हमारी एक मेल बल्ब होती है, एक फीमेल बल्ब होती है। तो आज हम मेल बल्ब के बारे में पढ़ेंगे। जो मेल बल्ब होती है वो स्टामिन से मिलकर बनी होती है, ठीक है। तो स्टामिन का स्ट्रक्चर क्या होता है वो सारा कुछ पढ़ेंगे। तो स्टामिन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है, इसमें एक कैसे लॉन्ग स्लेंडर टाइप स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और इसके ऊपर ऐसे 2 लोब बनी हुई होती है, ठीक है, 2 लोब, ठीक है। इस लोब वाले पार्ट को बोलते हैं एंथर। क्या बोलते हैं? एंथर। और इसको बोलते हैं फिलामेंट। क्या बोलते हैं? फिलामेंट, ठीक है। ये फिलामेंट जो होता है ये नीचे अटैच होता है पेरियंस से। किससे? पेरियंस से अटैच होगा या फिर थैलेमस से अटैच होगा। बेसिक किस में अटैच होता है? थैलेमस से, ठीक है, या रिसेप्टिकल से, ठीक है, थैलेमस या रिसेप्टिकल से। हाँ, ये तो नॉर्मल केस है। अगर ये पेटल से अटैच है, सेपल पेटल होते हैं, पेटल से अटैच है, तो इसको बोलते हैं एपीपेटलस। क्या बोलते हैं? एपीपेटलस, ठीक है। और अगर ये पेरियंस से अटैच है तो इसको बोलते हैं एपीफाइलस। क्या बोलते हैं? एपीफाइलस, ठीक है। तो ये तीनों वर्ड आपको याद रखने हैं। नॉर्मल केसेस में किससे अटैच होगा? थैलेमस से। अगर पेटल से अटैच है तो एपीपेटलस, पेरियंस से अटैच है तो एपीफाइलस, ठीक है। अब ये जो स्ट्रक्चर है इसमें कितनी लोब होती हैं? 2 लोब। कितनी लोब? 2 लोब्स होती हैं, ठीक है, 2 लोब्स होती हैं। इसी वजह से इसको बोलते हैं बाई लोब एंथर। क्या बोलते हैं? बाई लोब एंथर। 2 लोब होने की वजह से बाई लोब एंथर होता है, ठीक है। अब हर लोब में एवरी लोब हैज 2 थीका। कितनी थीका होती हैं? जैसे इसमें मान लो एक ये थीका है, एक ये थीका है, एक ये, एक ये। तो एवरी लोब हैज 2 थीका इन ईच लोब। 2 थीका ईच लोब, 2 थीका ईच लोब। ये रिजल्ट करता है किसमें? टोटल टेट्राथीकस में। मतलब टोटल 4 हो गई, तो ये कितना हो गया? टेट्राथीकस, ठीक है। तो हमारा जो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो होता है वो कैसा होता है? बाई लोब्ड एंड टेट्राथीकस। बाई लोब्ड टेट्राथीकस, ये आपको याद रखना, ठीक है। 2 लोब होती हैं और टेट्राथीकस होता है। अगर हम इसको और थोड़ा समझें और थोड़ा ड्रॉ करना चाहें तो कैसे ड्रॉ करेंगे? मान लो ये ऐसे, ठीक है। ये मान लो जिसमें कितनी लोब हो गई? अगर हमने एक ये लाइन खींच दी इधर तो एक लोब तो ये हो गई, ठीक है, और एक लोब कौन सी हो गई? 2 लोब हो गई। और टोटल कितनी थीका हो गई? 4 थीका, ठीक है। बाई लोब्ड हो गया एंड टेट्राथीकस हो गया, ठीक है। आई समझ में? अब ये जो होते हैं हमारे, ये होते हैं स्पोरोजीनस टिश्यू। क्या होते हैं? स्पोरोजीनस टिश्यू। इसमें बहुत सारी ऐसी छोटी 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 सेल पाई जाती हैं, बहुत सारी सेल होती हैं, इन्हें बोलते हैं हम स्पोरोजेनिक सेल। और टोटल को मिला के बोलते हैं स्पोरोजेनिक टिश्यू। इसी स्पोरोजेनिक टिश्यू को बोलते हैं थीका। क्या बोलते हैं? थीका। टेट्राथीका जो हो रहा था, थीका, ठीक है। अब ये जो होती हैं, देखो यहाँ पर मैंने ये भी जगह छोड़ी है थोड़ी सी, यहाँ पर मैंने ये भी जगह छोड़ी है थोड़ी सी। भाई क्यों छोड़ी? अब यहीं पर हमारे क्या बनेंगे? इन्हीं स्पोरोजेनिक टिश्यू से हमारे रिजल्ट होते हैं पोलन। क्या बनते हैं? पोलन, ठीक है। अब जो पोलन बनेंगे उनको रिलीज तो होना पड़ेगा ना इस स्ट्रक्चर से बाहर। तो रिलीज होने के लिए ये जो स्पेस होता है दैट इज डेहिसेंस ऑफ एंथर। जब एंथर सूख जाता है, सूखने के बाद फट जाता है और ये पोलन जब बाहर निकलते हैं तो इसको बोलते हैं डेहिसेंस ऑफ एंथर, ठीक है। तो ये जगह होती है जहां से हमारे पोलन क्या होते हैं? रिलीज आउट होते हैं, ठीक है। तो हाँ, वेन केस ऑफ डेहिसेंस एंथर, ठीक है। अब ये पूरा स्ट्रक्चर हम समझते हैं। देखो एक जो वर्ड आपको कंफ्यूजिंग वर्ड यहाँ पर मिलेगा वो कुछ इस टाइप से मिलेगा। देखो सुन कैसे होगा। सबसे पहले हमने देखा यहाँ पे ये है हमारे स्पोरोजिनस टिश्यू, ठीक है। स्पोरोजिनस टिश्यू ये जो, ठीक है, स्पोरोजिनस टिश्यू या इन्हीं को हम थीका बोल रहे हैं, ठीक है। इनसे हमारे बनते हैं माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर पे वीडियो में बताया था क्या होता है? माइक्रोस्पोर, मेगा स्पोर, ठीक है।
माइक्रोस्पोर। ठीक है, अगर ये माइक्रोस्पोर बनाना है तो इसको बोलेंगे माइक्रोस्पोरेंजिया। क्या बोलेंगे? माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है, अब यही बाद में क्या बना रहे हैं? पोलन ग्रेन बना रहे हैं। ठीक है, तो इन्हीं को पोलन ग्रेन जब ये बनाते हैं तो इसी को बोल देते हैं पोलन शेक। क्या बोल देते हैं? पोलन शेक। फॉर एन एग्जाम्पल ऐसे याद करो, आपके पास मान लो एक बैग है, आपके पास क्या है? एक बैग है, आप उससे ही लेके जाते हो अपने ट्यूशन पढ़ने। ठीक है, तो उसको बोल दिया आपने ट्यूशन में। उससे ही आप स्कूल ले जाते हो तो आपने बोल दिया स्कूल में। उससे ही आप ट्रिप पे ले जाते हो कहीं, ट्रिप बैग, है ना? तो चीज एक ही है, बस नाम अलग अलग है। ठीक है, तो हमको मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में याद हो भाई, 2 लोग होते हैं, टेट्राथीकस होता है, उसके अलग अलग नाम होते हैं, उसे ही थीका बोलते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया बोलते हैं, पोलन सेक बोलते हैं। ठीक है, ये तो था बेसिक। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं कि माइक्रोस्पोरेंजियम कैसा होता है। ठीक है, तो माइक्रोस्पोरेंजियम जो है उस पर अब हम फोकस करते हैं, दैट इज ये वाला। ठीक है, चलिए देखो, मैं इसका स्ट्रक्चर एक अच्छा सा ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि पूरा बता सकूँ। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है। ये स्पेस छोड़ देते हैं ताकि दिखा सकें डिस्टेंस ऑफ। ठीक है, अब इसमें जैसे मान लो यहाँ पर ये एक आउटलाइन होती है, सर्कुलर आउटलाइन होती है। ये एनसीईआरटी ने लिखा है, ये एक सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, कैसा होता है? सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर भी ऐसे ही सर्कुलर स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, अब ये जो होती है ना, ये हमारा जो एक थीका है, इसकी 4 लेयर होती है। कितनी लेयर होती है? 4 लेयर होती है। कौन कौन सी? मान लो ये मैंने आउटर लेयर बना दी। ठीक है, आउटर, इसका नाम होता है टपेटम। क्या नाम होता है? टपेटम। ठीक है, इसके बाद एक लेयर होती है। ठीक है, उसका नाम होता है हमारा, देखो ये सबसे इनर लेयर है। टपेटम क्या है? सबसे इनर लेयर। ठीक है, इनर। सबसे आउटर जो लेयर है, आउटर वाली, ठीक है, इसका नाम होता है हमारा एपिडर्मिस। क्या नाम होता है? एपिडर्मिस। ठीक है, सबसे आउटर लेयर का नाम होता है एपिडर्मिस। उसके बाद होती है हमारी एंडोथीलियम। क्या होती है? एंडोथीलियम। एंडोथीलियम। ठीक है, लिख लीजिएगा एंडोथीलियम, एपिडर्मिस, एंडोथीलियम। उसके बाद आती है मिडल लेयर। कौन सी आती है? मिडल लेयर। कर लेते हैं ये बात देखा। ठीक है, ये कौन सी होती है? मिडल लेयर। ठीक है, तो हमारी 4 लेयर होती है। स्पोरोजिनस जो टिश्यू है हमारे, उसमें कितनी लेयर होती है? 4 लेयर होती है। सबसे आउटर कौन सी होती है? आउटर टू इनर पढ़ते हैं। सबसे आउटर होती है एपिडर्मिस। ठीक है, उसके अंदर कौन सी होती है? एंडोथीलियम। फिर होती है हमारी मिडल लेयर, फिर होती है हमारी टिप। ठीक है, ये 4 लेयर से मिलकर बना होता है। ठीक है, अब देखो, अगर मान लो यहाँ पर है हमारे स्पोरोजिनस टिश्यू। ठीक है, स्पोरोजिनस टिश्यू, तो इन स्पोरोजिनस टिश्यू को न्यूट्रिशन देने का काम कौन करेगा? भाई इनर मोस्ट जो लेयर है वो देने का काम करेगी, है ना? जो हमारी इनर मोस्ट लेयर है, तो इनर मोस्ट लेयर क्या है? टेपिटम। तो टेपिटम क्या करती है? नरिश डेवलपिंग पोलन। ठीक है, डेवलपिंग पोलन को नरिशमेंट देने का काम कौन करती है? टेपिटम। बाकी अब ये तीनों का काम क्या होता है भाई? इन तीनों का काम होता है मेनली प्रोटेक्शन। ठीक है, और दूसरा इनका जो एक इंपॉर्टेंट काम है वो है डेहिसेंस ऑफ एंथर। भाई एंथर जब फटेगा, जब पोलन ग्रेन रिलीज होंगे, तो ये तीनों लेयर ही इसमें हेल्प करती हैं। समझ में आई? ठीक है, इसके बीच में ये हमारे होते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू। क्या होते हैं? स्पोरोजिनस टिश्यू। भाई आप लोग डायग्राम बनाओ वो अच्छा सा बनाना, मैंने तो यहाँ समझाने के लिए ऐसा है मतलब बना दिया। ठीक है, और ये कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं। एक एक वर्ड पर ध्यान दीजिए, कॉम्पैक्टली पैक्ड का मतलब बताऊंगा। ठीक है, कॉम्पैक्ट पर आप जानते होंगे मतलब क्या है, लेकिन ये वर्ड का भी अपना एक यहाँ पर इम्पोर्टेंस है। ठीक है, अगर अगर हम
देखो ध्यान से समझो। अब अगर हम एक चीज पर ध्यान दें, इन चारों के सेंटर को मिलाकर अगर हम एक लाइन खींचे ऐसे, ठीक है, तो हमको पता लगेगा ये एक टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है। कैसा है? टेट्रागोनल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये लोब बन रही इधर वाली हमारी, और ये हमारी लोब टू है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद हो गया होगा, ये हमारा मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर था पूरा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। पोलन नहीं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ते हैं पहले, ठीक है, फिर पोलन पढ़ते हैं। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस यहाँ पर जेनेसिस मतलब बनना, माइक्रोस्पोर या पोलन का बनना। ठीक है, अब कैसे बनते हैं? ठीक है, अब जो हमारा स्पोरोजिनस टिश्यू है उसमें एवरी सेल, ठीक है, ध्यान से सुनना, एवरी सेल ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू, ठीक है, एवरी सेल ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू जो है वो है पोटेंशियल पोलन। मतलब सारे सेल जितने भी हैं वो पोलन बना सकते हैं। ठीक है, पोटेंशियल पोलन है, और इसी को बोलते हैं मेगा स्पोर माइक्रोस्पोर पोलन, माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है, माइक्रोस्पोर, सॉरी देखो, मेगा कौन सा है? फीमेल है, माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक, क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोर मदर सेल बोलते हैं। ठीक है, अब ये माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है, कैसी होती है? 2n होती है। कैसी होती है? 2n, दैट इज डिप्लॉयड होती है। ठीक, इसमें होता है मियोसिस। क्या होता है भाई? मियोसिस होता है। मियोसिस आप जानते ही हो, मियोसिस मतलब ये 2n से n बनाने की जो रिएक्शन होती है। तो इससे हमारे 4 सेल बनते हैं। क्या बनते हैं? 4 सेल बनते हैं। कैसे? n स्टेज। ठीक है, और हम इसको बोलते हैं माइक्रोस्पोर। क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोर। ठीक है, लेकिन ये चारों सेल जो है ना, ये आपस में बहुत अच्छे से बने हुए रहते हैं। ठीक है, कौन से केमिकल से बने रहते हैं आपको नाम पता है? हालांकि आपकी बुक में नहीं दी है। एक केमिकल होता है जिसका नाम होता है कैलोस। क्या नाम होता है? कैलोज, सेल्यूलोज नहीं, कैलोज, जिसकी वजह से ये आपस में बंधे हुए रहते हैं। ठीक है, अब ये जब डेहिसेंस ऑफ एंथर होता है, जब एंथर डिहाइड्रेट हो जाता है, क्या हो जाता है? जब एंथर क्या होता है? डिहाइड्रेट होता है। जब एंथर डिहाइड्रेट होता है तब ये जो केमिकल है वो सूख जाता है, फिर ये चारों पॉलन जो है वो अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, क्या होता है? ये चारों पॉलन अलग अलग हो, ठीक है, और इसी को बोलते हैं डेहिसेंस ऑफ एंथर। ये हमारे बन गए पॉलन। ठीक है, तो पॉलन कैसे बने भाई? जो हमारे स्पोरोजिनस टिश्यू है उसमें बहुत सारी सेल होती है। ठीक है, बहुत सारी सेल होती है। हर सेल के पास पोटेंशियल होता है कि वो फर्दर पोलन बना सके। पोलन बनाती है तो उसको बोलते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। उसमें क्या होता है? मियोसिस होता है। ठीक है, मियोसिस जब होता है, ठीक है, तो इससे बनता है माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर एक दूसरे से बंधे हुए रहते हैं, जिससे तो फर्दर क्या बन जाता है? पोलन बन जाता है। ठीक है, तो याद हुआ कि पोलन कैसे बनता है? आसान है याद करना। ठीक है, तो अब आप सोचो, एक सेल से, एक स्पोरोजिनस टिश्यू से, एक स्पोरोजिनस सेल से 4 पोलन बने। ठीक है, और मैंने बोला कि एक स्पोरोजिनस टिश्यू में ऐसी हजारों सेल होती है। ठीक है, तो एक सेल से कितने? मान लो 4000 बने, और ऐसी 4 थी का, तो कितने हुए? 16000 हो गए, है ना भाई? और ऐसे कितने ही एंथर होते हैं? एंथर का नंबर वेरिएबल हो सकता है ना, एक फ्लोर में 10 20 50 तक हो सकते हैं। ठीक है, तो भाई कितने ही बनते होंगे, कितने ज्यादा पोलन बनते होंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो पॉलिनेशन है ना, वो बहुत रेयर इवेंट होता है। ठीक है, आपको जैसे पता है कि मेल और फीमेल में अगर हम देखें तो मेल में स्पर्म बहुत सारे रिलीज होते हैं, मिलियंस ऑफ स्पर्म रिलीज होते हैं, तब जाकर एक कोई स्पर्म फर्टिलाइजेशन करता है। वैसे ही बहुत सारे पॉलन बनते हैं, तब जाके किसी एक पॉलन का क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, अब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हमने ये पढ़ लिया, यहाँ पे क्या होता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं आगे पॉलन न्यूट्रिशन, नहीं, पॉलन के बारे में पढ़ते हैं कि पॉलन क्या होता है। ठीक है, पॉलन पढ़ते हैं। पॉलन तो बन गया भाई, पॉलन होता क्या है ये तो समझना चाहिए ना। पोलन, ठीक है,
ठीक है। पॉलन क्या होता है, ठीक है, जो मैंने लाइन अभी बोली थी, एवरी सेल ऑफ स्पोरोजेनस टिश्यू इज अ पोटेंशियल पॉलन, ये अच्छे से याद रखना है, ठीक है। अब सुनो पॉलन कैसे काम करता है, पॉलन होता कैसे, ठीक है। मान लो जैसे कोई भी सेल होती है, पॉलन इज अ सेल, ठीक है। ये पॉलन में एक चीज याद रखना, पॉलन इज अ गैमेटोफाइट नॉट अ गैमेट, ठीक है। क्या होता है, गैमेटोफाइट होता है। गैमेट क्या होता है अभी पता लगे, ठीक है। पॉलन में क्या होता है बेटा, पॉलन में जैसे कोई भी सेल होती है तो उसकी दो लेयर, दो कवरिंग होती है, एक प्लांट सेल की दो कवरिंग होती है, सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल, तो इसकी भी दो कवरिंग होती है, ठीक है। एक मान लो ये रही सेल मेम्ब्रेन, क्या रही, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। इसके बाद कौन आएगा, सेल वॉल आएगी, ये आ गई सेल वॉल, ठीक है। ये सेल वॉल भी क्या होती है, कंटिन्यूअस है, ठीक है। ये आ गई हमारी सेल वॉल, ठीक है। सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज और पेक्टोज, तो ये भी किसकी बनी होगी, सेल्यूलोज प्लस पेक्टोज, ठीक है। सेल्यूलोज प्लस पेक्टोज की, ये देखो ये कंटिन्यूअस है ना, लगातार है ना पूरे में, तो इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस, ठीक है, कंटिन्यूअस। इन दोनों लेयर्स के अलावा एक थर्ड लेयर और होती है, थर्ड लेयर और होती है, वो कौन सी होती है, वो भाई कुछ इस तरीके से होती है, ठीक है, ठीक है। इसको बोलते हैं आउटर कवरिंग और इसका नाम होता है एक्जाइन, क्या नाम होता है, एक्जाइन। और ये सेल वॉल जो है इसको बोल देते हैं इंटाइन, क्या बोल देते हैं, इंटाइन, ठीक है। इंटाइन अंदर, एक्जाइन आउटर, ठीक। ये एक्जाइन जो है ये बनी होती है, देखो इसमें आपने देखा होगा मैंने यहाँ पर एक स्पेस छोड़ा, ठीक है, एक स्पेस छोड़ दिया, उस स्पेस को बोलते हैं ये स्पेस, ठीक है। अब ये स्पेस क्यों छोड़ा मैंने, जो एक्जाइन है ना वो वर्ल्ड के सबसे हार्ड केमिकल से बनी होती है, सबसे हार्ड जो रेसिस्ट कंपाउंड है उससे बनी होती है, जिसका नाम है स्पोरोपोलिन, क्या नाम है, स्पोरोपोलिन, ठीक है। और आपको दिख रहा होगा भाई मैंने जगह छोड़ी है, तो ये क्या होगी, नॉन कंटिन्यूस, मतलब ये कंटिन्यूस नहीं, ठीक है। स्पोरोपोलिन की बनी होती है और कंटिन्यूस नहीं होती है, ठीक है। अब ये जो मैंने छोटा सा गैप छोड़ा, इस गैप से ही अंदर का जो कंटेंट है वो बाहर जाएगा, भाई अगर ये स्पोरोपोलिन इतना रेसिस्ट है कि कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड इसको नहीं तोड़ सकता, कोई मैकेनिकल चीज नहीं तोड़ सकती, तो जो अंदर का कंपाउंड है वो बाहर तो निकलेगा ना कैसे भी करके, तो निकलने के लिए जो जगह छोड़ी जाती है, एक छोटू सा छेद होता है, तो इसको बोलते हैं, देखो छोटू सा छेद है किस लिए यूज होगा, जर्मिनेशन के लिए, तो इसको बोलते हैं जर्म पोर, क्या बोलते हैं, जर्म पोर, ठीक है। याद रखना क्या बोलते हैं, जर्म पोर, समझ में आया। सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल होती है, ठीक है। अब इसके अंदर होता क्या है ये समझते हैं, ठीक है। देखो इसके अंदर दो टाइप की सेल होती है, कितने टाइप की, दो टाइप। एक तो ऐसी सेल होती है, लार्ज सेल होती है, और जिसका न्यूक्लियस जो होता है वो इरेगुलर न्यूक्लियस होता है, कैसा, इरेगुलर न्यूक्लियस, इरेगुलर न्यूक्लियस, ठीक है। और कैसी सेल होती है, लार्ज सेल होती है, ठीक है। इसके अलावा एक छोटी सी सेल होती है जिसका न्यूक्लियस जो होता है जो स्पिंडल शेप का होता है, कैसा होता है, स्पिंडल शेप, ठीक है, स्पिंडल शेप न्यूक्लियस होता है। इसको बोलते हैं इस वाली सेल को वेजिटेटिव सेल, क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव सेल, और इसको बोलते हैं जनरेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल, ठीक है। और इसको बोलते हैं जनरेटिव, ठीक है, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल, ठीक है। अब इस जनरेटिव सेल दैट इज, अब ये जो मैं अभी बोला था गैमेटोफाइट है, ये वर्ड बोला था मैंने कि गैमेट नहीं, अब गैमेट क्या है, गैमेट ये है हमारा, अगर हम ध्यान दें तो ये वाला गैमेट है, ठीक है। जो जनरेटिव सेल है ना, इसमें माइटोसिस होगी, क्या होती है, माइटोसिस यानी इक्वल डिवीजन होता है, ठीक है। और फिर हमारा बनता है गैमेट, क्या बनता है, गैमेट, ठीक है। तो ये जनरेटिव सेल ही गैमेट बनाने का काम करती है, ठीक है। अब सुनो, ये इरेगुलर न्यूक्लियस वेजिटेटिव सेल हुई, इसमें एक जो बहुत ही
पॉइंट का जो लॉजिक का चीज है ये पूरा याद रखना है, ये तो रखना ही रखना है। एक जो बहुत अच्छे से बात याद रखनी है वो, मैं भी जहाँ कंफ्यूज था वो आप भी कंफ्यूज हो सकते हो, तो क्या याद रखना है सुन। देखो मैंने अभी बताया कि जो पॉलन है वो 2 सेल स्टेज में होता है। किसमें होता है? 2 सेल स्टेज में। इंपोर्टेंट है, कलर चेंज कर लेते हैं। 2 सेल स्टेज में होता है, ठीक है। 60% में 60% पॉलन जो होते हैं वो किसमें होते हैं? 2 सेल स्टेज में होते हैं। लेकिन 40% पॉलन ऐसे भी होते हैं जो 3 सेल स्टेज में होते हैं। अब आप भूल जाओगे कि भाई 60 किसमें था, 30। आप याद कर लो कि आंसर 120 आएगा। 6 इंटू 2 करोगे 120 आएगा, 40 इंटू 3 करोगे तब भी 120 आएगा। तो तुम्हें याद रहेगा, अगर तुमने 4 और 2 किया तो 8 आ जाएगा, ठीक है। अब होता कैसे ये पूरा प्रोसेस, ये अगर तुम याद करना चाहो तो ऐसे याद कर। ये वाला है ना, इसमें माइटोसिस तो होगी, ये तो मैंने बताया कि जो जनरेटिव सेल है उसमें माइटोसिस। तो अगर ये माइटोसिस पहले ही हो गई, ठीक है, तो ये बन गई 3 सेल स्टेज, और अगर बाद में हुई तो 2 सेल स्टेज, ठीक है। तो याद रखोगे 2 सेल स्टेज और 3 सेल स्टेज, ठीक है। इसके बाद का हमारा जो टॉपिक है वो है पॉलन एलर्जी एंड न्यूट्रिशन, ठीक है। नहीं समझ लेते हैं पॉलन, पहले इसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है। इधर, ठीक है, इसको आप याद रखिए, ठीक है। इसके बाद समझते हैं पॉलन एलर्जी एंड न्यूट्रिशन। ये क्या होता है पॉलन एलर्जी एंड न्यूट्रिशन? ये होता है कि कुछ पॉलन ऐसे होते हैं, जैसे कुछ प्यूपिल भी हमारे बीच में ऐसे होते हैं जरा जरा सी बात के लिए सेंसिटिव होते हैं, भाई धूल में सेंसिटिव हो गए। तो कुछ प्यूपिल 5% प्यूपिल लगभग ऐसे होते हैं जो पॉलन को लेकर सेंसिटिव होते हैं। अगर पॉलन वो इनहेल कर लें या पॉलन को स्किन पे लग जाए तो उनको कुछ कुछ प्रॉब्लम होने लगती है। वो प्रॉब्लम क्या क्या होती है? तो जैसे एक बहुत ही वायरल पॉलन है जो इंडिया में आया था, कि इंडिया ने एक बार वीट एक्सपोर्ट किया था अमेरिका से, तो वो वीट के साथ आ गया था जिसका नाम है पार्थीनियम है कैरेक्टर्स। क्या नाम है? पार्थीनियम, या फिर इसी को बोलते हैं कैरेट ग्रास, ठीक है। पार्थीनियम या कैरेट ग्रास, ठीक है। ये पॉलन एक्सपोर्ट किया था, तो इसकी वजह से कुछ कुछ प्रॉब्लम कॉज होती है। अब तो ये बहुत ज्यादा इंडिया में देखा जाता है, इतना ज्यादा फैल चुका है इंडिया में, बहुत ज्यादा, ठीक है। आप भी सर्च करना, फोटो मिल जाएगा। क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है इससे? अस्थमा हो सकता है भाई, ठीक है। ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, वैसे अस्थमा भी एक ब्रीदिंग प्रॉब्लम ही है, माय मिस्टेक, ठीक है। तो ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी हो सकती है, ठीक है। ब्रोंकियल एफ्लिक्शन भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम होती हैं किससे? पॉलन एलर्जी। अच्छा, पॉलन को न्यूट्रिशन के लिए भी यूज किया जाता है कुछ कंट्रीज में, ठीक है। वेस्टर्न कंट्री में पॉलन को एज अ न्यूट्रिशन भी यूज करते हैं। कहाँ पर? वेस्टर्न कंट्री में। कैसे? इसके सिरप बनाए जाते हैं, टेबलेट्स बनाई जाती हैं, जो किस लिए यूज होती हैं? एथलीट और जो रेसिंग हॉर्स होते हैं ना, हॉर्स, उनको खिलाई जाती है, ठीक है। एथलीट और रेसिंग हॉर्स को वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत अच्छी इनकी डिमांड है, काफी अच्छी तरीके से ये यूज करते हैं, ठीक है। परफॉर्मेंस बूस्टर याद रख सकते हो इनके लिए, बट क्या परफॉर्मेंस बूस्टर होते हैं, ठीक है। तो यहां तक हमारा पॉलन वाला टॉपिक कवर हुआ। एक और टॉपिक इसमें रह गया हमारा, पॉलन बायबिलिटी, ठीक है। यही पढ़ ही लेते हैं भाई, पॉलन बायबिलिटी क्या होता है। बायबिलिटी से आप क्या समझते हो भाई? बायबिलिटी का मतलब है कि भाई लाइफ टाइम, ठीक है, कब तक वो एक्टिव रहेगा, ठीक है। तो जैसे आरबीसी है हमारा, ठीक है, हमारा आरबीसी, ठीक है, कब तक एक्टिव होता है? 120 डेज तक। इसके बाद क्या हो जाता है? डीएक्टिवेट हो जाता है, मतलब मर जाता है ना, ये तो जानते ही हो आप, ठीक है। तो आरबीसी 120 डेज का। तो ऐसे ही हर चीज की, हर पॉलन की अपनी क्या होती है? एक एज होती है। जैसे व्हीट एंड राइस जो है, उनकी जो बाइबिलिटी है वो होती है 30 मिनट के आसपास, ठीक है। इसके अलावा आपको याद रखना है RSL, यानी कि रोजेसी, सोलेनेसी एंड लेग्यूमिनेसी, दालों की फैमिली है ना। इन सबकी जो बाइबिलिटी होती है फ्यू मंथ होती है। कितनी होती है? फ्यू मंथ्स, ठीक है। लेकिन अब एक तरीका ये है, जैसे
आप सोचो, एक एग्जांपल आप ये सोचो कि जो आरबीसी है वो तो 120 डे में खत्म हो जाता है, तो जो ब्लड बैंक वाले लोग हैं वो तो बड़ा प्रॉब्लम में रहते होंगे भाई। 120 डे बाद वो तो मतलब जैसे ही 100 डे कंप्लीट हुए वो लेके भागते होंगे तो कोई भाई ब्लड ले लो वरना खराब हो जाएगा। ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। एक टेक्निक होती है जिसका नाम होता है क्रायो प्रिजर्वेशन। क्या नाम है? क्रायो प्रिजर्वेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें बहुत सारी चीजों को एक उनकी एज को रोक कर रख दिया जाता है, मतलब इतना ठंडा करके रख दिया जाता है कि उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या होती है, रुक जाती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, -196 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड नाइट्रोजन में, ठीक है, लिक्विड नाइट्रोजन में जो भी हमारे पॉलन है उन सबको क्या करते हैं, रख देते हैं ताकि वो उनकी लाइफ टाइम रुक जाए। मान लो ऐसे 30 मिनट है, ठीक है। अब हमने इसको 5 मिनट बाद सीज करके रख दिया, तो जब हम इसको दोबारा एक्टिवेट करेंगे तब भी इसके बाद 25 मिनट की लाइफ होगी, ठीक है। तो इस तरीके से इनको रखा जा सकता है, ये गुड मेथड है याद करने का, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। नीट में भी कई बार ही ये सवाल पूछा गया है कि भाई कितने टेम्परेचर पे रखा जाता है, तो -196 पे, ठीक है। तो ये क्रायोप्रिजर्वेशन था और इस ये किया जाता है, इवन ह्यूमन सीमेन हर चीज रखी जा रही है, ठीक है। तो ये हमारा ऑल अबाउट किसमें था, ये था हमारा पूरा कंप्लीट मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। तो अब आप इसको अच्छे से रिमेम्बर कर लीजिएगा, ठीक है। नोट्स आपको ये मिल जाएंगे और इसके बाद एनसीईआरटी पढ़ ही लेते हैं साथ में, है ना। अब इतना पढ़ लिया, थोड़ा सा ही तो बचा है। ठीक है, देखो ये, ठीक है। Figure 2.2a shows the two part of typical stamen, ठीक है। stamen के दो पार्ट दिखाए हैं, लॉन्ग एंड सिलेंडर स्टॉक कॉल्ड फिलामेंट एंड टर्मिनल जनरली बाइलोब्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड एंथर। भाई ये रहा एंथर और ये रहा आपका फिलामेंट, ठीक है। द प्रोक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट अटैच टू द थैलेमस पेटल ऑफ द फ्लावर, ठीक है। मैंने बताया था, मैंने एक और नया वर्ड बताया था, पेरियन से भी अटैच हो सकता है, ठीक है। द नंबर ऑफ लेंथ ऑफ द स्टामेंट इज वेरिएबल, फ्लावर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज हो सकती है। इफ यू वर टू कलेक्ट स्टामेंट ईच फ्रॉम 10 फ्लावर, ठीक है, तो इनकी अलग अलग आपको लेंथ मिलेगी, ये सब बताया, ठीक है। ए टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज बाइलोब्ड एंड ईच लोब हैविंग टू थीका, दैट इज डाइथीकस, ठीक है। लेकिन डाइथीकस एक लोब है, ठीक है। अगर हम टोटल एंथर पढ़ेंगे वो टेट्राथीकस है, ठीक है। Often a longitudinal groove runs lengthwise separating the theca. Let us understand the various type of tissue and their organization in transverse section of anther. The bilobe nature of an anther is very distinct in the transverse section of the anther. हाँ ये रहा, ठीक है। Consisting of 4 microsporangia, मैंने बताया था ऐसे 4 microsporangia होते हैं, ये दिखाया गया देखो 4 microsporangia, ठीक है, in each lobe, ठीक है, 2 in each lobe. The microsporangia develop further and become pollen sac, ठीक है। तो माइक्रोस्पोरेंजिया और पोलन सैक एक ही चीज, मैंने बताया था माइक्रोस्पोरेंजिया को ही पोलन सैक। दे एक्सटेंड लॉन्गिट्यूडनी ऑल थ्रू द लेंथ ऑफ द एंथर एंड पैक्ड विद पोलन ग्रेन। इन्हीं में क्या बनते हैं, हमारे पोलन ग्रेन बनते हैं, समझ में आई। अब स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम इन ट्रांसवर्स सेक्शन, टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम अपीयर सर्कुलर इन आउटलाइन, ठीक है, सर्कुलर इन आउटलाइन मैंने वर्ड बोला था। इट इज जनरली सराउंडेड बाय 4 वॉल लेयर्स, ठीक है। आउटर 3 वॉल लेयर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन एंड हेल्प इन डेहिसेंस ऑफ एंथर। भाई एक एक वर्ड आ रहा है, सेम जो बताया था, डेहिसेंस ऑफ एंथर में यूज होती है 3, ठीक है। एंड जो इनर मोस्ट वॉल है वो क्या होती है, टेपेटम होती है, जो नरिश द डेवलपिंग पोलन ग्रेन, ठीक है। सेल ऑफ द टेपेटम पासेस डेंस साइटोप्लाज्म एंड जनरली है मोर देन 1 न्यूक्लियस। भाई ये लाइन रह गई, इसको भाई अंडरलाइन कर लो अच्छे से, ठीक है। और ये तुम वैसे जानते हो, ये जो न्यूक्लियस है वो अगर ज़्यादा सेल का होगा तभी तो भाई अच्छे से काम कर पाएगा, वरना जो मेन उसका काम है वो ही नहीं कर पाएगा, है ना। तो ये आपको याद ही रखना है। उसके बाद पढ़ते हैं, when the anther is young, a group of compactly arranged homogeneous cellular sporogenous tissue occupy the center of each microsporangia। भाई माइक्रोस्पोरेंजिया के बीच में कौन होता है भाई, जो टिश्यू होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, स्पोरोजिनस टिश्यू, ठीक है। अब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है। एज द एंथर डेवलप, the cell of sporogenous tissue undergo meiotic division to form microspore tetrad।
ठीक है, क्या बना लेते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड। आपको बोला था ऐसे 4 माइक्रोस्पोर एक दूसरे से अटैच होते हैं तो इसे क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड बोलते हैं। ठीक है, व्हाट वुड बी प्लॉइडी ऑफ द सेल ऑफ द टेट्राड, भाई बताओ क्या होगी प्लॉइडी। ये लिखा है देखो, अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दो, ये लिखा है मियोटिक डिवीजन। मियोटिक डिवीजन होगी तो ट्रिप्लॉइडी क्या होगी, एन होगी, ऑब्वियसली बात है। ठीक है, उसके बाद ये आप स्ट्रक्चर समझ लो, इसमें देखो इस स्ट्रक्चर में ये दिया है, अब ये देखो मैच्योर डिहैश्ड एंथर। ठीक है, एंथर फटने के बाद की कंडीशन ये दिखाई गई है, तो ये पोलन ग्रेन बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, और ऐसे ऐसे पोलन बनते हैं। ठीक है, आउटर मोस्ट टेपिटम होगी, माइक्रोस्पोर मदर सेल होते हैं, एमएमसी मिडल लेयर होती है, एंडोथेलियम एपिडर्मिस, और ये चारों होते हैं। अगर इनको बनाए तो एक टेट्राड बनता है। ठीक है, मतलब टेट्रागोनल स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, हो गया याद। ठीक है भाई, एनसीईआरटी का अगर एक एक वर्ड आपको याद हो रहा है ना, दैट इज इनफ, आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हो। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी से बाहर नहीं किसी एग्जाम में पूछा जाता है। एट ईच सेल ऑफ द स्पोरोजेनस टिश्यू इज कैपेबल टू गिविंग राइज टू ए माइक्रोस्पोर टेट्राड। भाई ये बात तो मैंने बहुत अच्छे से हाईलाइट की थी कि जो भी जितने भी सेल हैं स्पोरोजेनस टिश्यू के, वो सारे क्या हैं, एक पोटेंशियल पोलन हैं। लिखा भी है पोटेंशियल पोलन ऑफ माइक्रोस्पोर मदर सेल। The process of formation of microspore from one mother cell through meiosis is called microsporogenesis. ठीक है, cells microspore tetrad as the anther mature and dehydrate, the microspore dissociate and each other develop into pollen grain. ठीक है, pollen grain बन जाएंगे। Inside each microsporangia several thousand of microspore of pollen grain are formed that are released with dehiscence of anther. ठीक है, several thousand बनते हैं, यही मैंने बताया। अब pollen grain पढ़ लो। pollen grain represent the male gametophyte। गैमेटोफाइट होता है, गैमेट नहीं होता, याद रखना। इफ यू टच एंड ओपन एंथर ऑफ हिबिस्कस एंड एनी अदर फ्लावर यू विल फाइंड डिपोजिशन ऑफ इयोलियो स्पाइडरी पोलन ग्रेन ऑन योर फिंगर, स्प्रिंकल द ग्रेन एंड टॉगर। ये कुछ नहीं, ठीक है, ये आप खुद ही पढ़ना। ठीक है, इसके बाद ये तो इसमें इस वाली जो स्लाइड में है, ये थोड़ा आप ध्यान से देखो, इसमें समझाया गया है। ठीक है, एंथर के अलग अलग टाइप हो सकते हैं, ये बताया गया। ठीक है, देखो इसमें दिया ए माइक्रोस्कोप यू विल रियली बी अमेज्ड टू वेराइटली आर्किटेक्चर शेप साइज, मतलब इनके ऐसे ऐसे शेप साइज भी हो सकते हैं, कलर डिसीजन सीन देखो, ये देखो। ठीक है, ये देखो ऐसे ऐसे टाइप के पोलन हो सकते हैं। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से दिखाया गया। देखो इसमें दिखाया गया ये पहले एक ही सेल था। ठीक है, ये डबल सेल स्टेज में, और ये तो वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल। ठीक है, यही बताया गया। ठीक है, जनरेटिव सेल वगैरह सब। ठीक है, ये बताया गया आउटर लेयर कॉल्ड एक्साइन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन विच इज वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल। इट कैन विथस्टैंड विद टेम्परेचर एंड स्ट्रॉन्ग एसिड एंड एल्कली। नो एंजाइम दैट डिग्रेड स्पोरोपोलिन। ठीक है, अब भाई टूटेगा नहीं तो इसके लिए क्या होता है, जर्म पोर होता है, वेयर स्पोरोपोलिन इज एब्सेंट। पोलन ग्रेन आर वेल प्रिजर्व्ड एट फॉसिल बिकॉज ऑफ द ये ठीक है, इसकी वजह से ही। और ये क्वेश्चन भाई आ सकता है, याद रखना। और ये आया भी है एक बार, सेम लाइन आई थी नीट में। ठीक है, कि पोलन ग्रेन को प्रिजर्व करने में कौन हेल्प करता है, तो भाई स्पोरोपोलिन करता है। ठीक है, इसके बाद है इंटाइन होती है। ठीक है, इंटाइन होती है इनर मोस्ट आउटर और इनर लेयर जो होती है। ठीक है, साइटोप्लाज्म सराउंडेड बाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन। भाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होती है। अब धोखे से ये भी मत याद कर लेना कि दो ही लाइनें होती हैं, एक्साइन और इंटाइन। भाई थर्ड लेयर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एनसीईआरटी ने लिखा है, बस आप ध्यान नहीं दे पाते इस पर। ठीक है, तो ये भी होती है। इसके अलावा वेजिटेटिव जनरेटिव सेल आप जानते हो, जनरेटिव सेल इज स्मॉल फ्लोटिंग साइटोप्लाज्म ऑफ द बॉडी, स्पिंडल शेप न्यूक्लियस होता है। ठीक है, 60% में 2 सेल स्टेज होता है। ठीक है, और 40% रिमेनिंग में 3 सेल स्टेज होता है। ठीक है, अस्थमा ब्रोंकाइटिस ये सब आपको बताई थी, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। ठीक है, कॉज पोलन एलर्जी। ठीक है, पोलन एलर्जी ये आप पढ़ लिए थे। ठीक है, इसके बाद सॉरी, पोलन ग्रेन आर रिच इन न्यूट्रिएंट। देख रहा है, पोलन ग्रेन आर रिच इन nutrient. It has been fashioned in recent year to use pollen tablet and food supplement in western countries. ठीक है, tablet and syrup pollen consumption has been claimed to increase the performance athlete and rich horse. ठीक है, तो ये सब पढ़ लेना आप खुद से ही, ज़्यादा हार्ड नहीं है। इसके बाद when once they are shed pollen grains have to stigma before they were lose viability, जब तक उनकी viability होती है। ठीक है,
पोलन ग्रेन लॉस बायोबिलिटी 30 मिनट्स किसके, सीरियल्स के सच एज राइस एंड बीट, ठीक है। रोजेसी, लेग्यूमिनेसी और सोलेनेसी इनके कहते हैं 4 मंथ तक होते हैं। 196 डिग्री पर इनको प्रिजर्व किया जाता है, किसमें, लिक्विड नाइट्रोजन में। तो जो आपको पढ़ाया है, एक एक वर्ड आपके एनसीईआरटी से है, आप इसको अच्छे से याद करें। इसको याद करने की ट्रिक भी मैंने बताई थी, RSL याद कर लो, रोजेसी, सोलेनेसी और लेग्यूमिनेसी, इनकी कितनी होती है, मंथ्स में होती है, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया हमारा। थैंक यू सो मच।